नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। डेढ़ महीने के भीतर कानपुर में दूसरा रेल हादसा। पटरी से उतरे सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे, 2 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। नोटबंदी का 50वां दिन। विपक्ष ने कहा नकदी किल्लत दूर करने में नाकाम रही सरकार। प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आरोप। नीति आयोग की बैठक में इनकम टैक्स में कटौती की सिफारिश। कहा कर ढांचे में बदलाव से विकास में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री ने गिनाए जल्दी बजट पेश करने के फायदे। बिहार में न्यायिक सेवा की सभी नौकरियों में 50% आरक्षण। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सभी श्रेणियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर विवाद। खेल मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। कहा मंजूर नहीं है फैसला। और शुरुआत करेंगे फिलहाल आ रही बड़ी खबर के साथ। कानपुर देहात के पास आज सुबह करीब 5:30 बजे एक रेल हादसा हुआ है। रूरा रेलवे स्टेशन के पास अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस दुर्घटना में 2 डिब्बे नहर में भी गिर गए हैं। रेलवे ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। कानपुर, इटावा और इलाहाबाद से राहत ट्रेनों को भी मौके पर भेजा गया है। इस हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले महीने ही कानपुर के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। पटना इंदौर इंटरसिटी के 14 डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज हुए इस हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, चलते हैं स्थानीय पत्रकार प्रभात अवस्थी के पास। प्रभात, अब तक क्या पता लग पा रहा है? हमारे पास जो खबर है 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल क्या अपडेट है और किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है? जी देखिए, अगर पूरी घटना की बात की जाए तो जो पूरा हादसा है वो काफी दर्दनाक है और काफी भयावह है, क्योंकि जो पूरी ट्रेन है वो पूरी पटरियों से उतरी है और तितिर बितिर कागज के टुकड़ों की तरह फैल गई है। लिहाजा कैजुअलिटी की जो बात करें तो प्रशासन अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। सभी बोगियां लगभग चेक की जा चुकी हैं, लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। लगभग 65 लोगों की घायल होने की पुष्टि की है प्रशासन ने, और जिनको इलाज के लिए कानपुर देहात के जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको कानपुर शहर में भेजा गया है। फिलहाल जो दो बोगियां हैं, जो नहर का एक पुल है उससे नीचे की ओर गई हैं, तो उसमें देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो लोग, जो पुलिस और राहत बचाव कार्य में लगे लोग हैं, वो उसके अंदर जाकर लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। फिलहाल ओवरऑल जो अगर पूरा देखा जाए तो जो हादसा है वो काफी बड़ा है, लेकिन भगवान का शुक्र ये कह सकते हैं कि इसमें कोई जानवरों की कैजुअलिटी की सूचना सामने नहीं आ रही है। अभी तक मात्र 2 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना सामने आई है। वो भी जो अधिकारी हैं वो अभी एक की पुष्टि कर रहे हैं, दूसरे की भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अगर राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो कानपुर देहात का पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, जो जिला प्रशासन जितना भी है वो मौके पर है, पूरी तरह से मुस्तैद है। आरपीएफ की टीमें यहाँ पर आ चुकी है कानपुर से आ चुकी है और लगातार बचाव कार्य चल रही है। जी अभी तक प्रभात पता क्या लगा है? इस हादसे की वजह क्या है? कुछ साफ हुआ है अभी तक? जी देखिए, अभी रेलवे के अधिकारी आ रहे हैं मौके पर और लगातार जांच कर रहे हैं। अभी किसी तरह की कोई अधिकारी पुष्टि नहीं, मतलब अधिकार नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। कानपुर देहात के पास आज सुबह करीब 5:30 बजे रेल हादसा हुआ। रूरा रेलवे स्टेशन है जिसके पास से दुर्घटना हुई। अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। गनीमत यह है कि कहा जा रहा है जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 15 डिब्बे जरूर उतरे, 2 नहर में गिरे, लेकिन अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है। 50 लोग घायल हुए हैं और फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी के साथ चलाया जा रहा है। कुछ ट्रेनें हैं जो इस रूट पर चलती हैं और इस हादसे की वजह से प्रभावित हुई हैं। पिछले ही महीने एक बड़ा रेल हादसा कानपुर के पास हुआ था और उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। और हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कानपुर के लिए जो नंबर है आपको बता दें, 052
2323-015। इसके अलावा 2323-016, 2323-018 ये कानपुर के नंबर है। इसके अलावा आपको बता दें इलाहाबाद के लिए 0532-2408-149। तमाम ये नंबर आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर भी। 15 coaches of this train got derailed. The coaches which got derailed was 6th from the engine and up to 20th Bisma, 20th from the engine. Our ambulances have reached. Local administration has been geared up. Our medical train has reached from Kanpur. और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी का आज 50वां दिन है और विपक्ष सरकार पर नकदी किल्लत दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने नोटबंदी को विफल बताते हुए पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे। इन दलों ने कल बैठक की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोटबंदी से भ्रष्टाचार और बढ़ने का आरोप लगाया। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और कहा कि 50 दिन बीतने को हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश 20 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर नोटबंदी के खिलाफ साझा एजेंडा तैयार करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। ममता ने कैशलेस अर्थव्यवस्था पर कुछ यूं तंज कसा। कैशलेस का नाम पे मोदी गवर्नमेंट ब्रेसलेस हो गया है, टोटल फेसलेस हो गया है। अभी क्या चाहिए? 50 दिन तो हो गया, 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद में जनता तो पूछेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपका सरकार डिजाइन करेंगे तो। डीएमके, आरजेडी और दूसरे दलों ने आरोप लगाया कि नोटबंदी बिना तैयारी के लागू हुई और इसका असर खेती से लेकर रोजगार तक दिखा है। The initiation that has been done has resulted in an utter failure. The people in our country are already jobless, they are landless, they are cashless and voiceless. इन्होंने उद्योगपतियों को माफ किया और गरीबों को साफ किया। आज जो है गरीब पस्त है और उद्योगपति जो है मस्त है, इसलिए काले धन वालों का कुछ बिगड़ा नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से विपक्ष परेशान क्यों है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। बैठक से पहले विपक्ष की एकता भी टूटती दिखी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम और सीपीआई जैसे दल बैठक से दूर रहे। इन दलों ने आरोप लगाया था कि बैठक से पहले आम राय बनाने और इसका एजेंडा तय करने की कोई पहल नहीं की गई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून की रैली में कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, मानव तस्करों की दुनिया तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ काले धन ने ही नहीं बल्कि काले मन वालों ने भी देश को तबाह किया है। देहरादून की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की। उन्होंने नोटबंदी को सफाई अभियान बताते हुए कहा कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें चौकीदारी का काम सौंपा है और इससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया दोस्तों। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देहरादून में चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की आधारशिला रखी। 900 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। योजना के तहत केदारनाथ,
बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए हर मौसम में इस्तेमाल लायक सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग की बैठक में अर्थशास्त्रियों ने सरकार को आयकर दरों में कटौती का सुझाव दिया है। उन्होंने विकास में तेजी लाने के लिए कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए भी कहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भी जल्दी बजट पेश करने के फायदे गिनाए और विशेषज्ञों से भविष्य में सरकार के कदमों को लेकर सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में बजट 1 महीने पहले पेश करने के फायदे गिनाए। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी बजट लाने से सरकार को वित्त वर्ष की शुरुआत में ही योजनाओं के लिए राशि मिल जाएगी। Very quickly on budget related issues, they suggested a number of reforms in budgetary exercise. Several areas were suggested as priority for expenditure: digital connectivity, rural housing and all. Tax simplification figured quite a lot in the areas of both. So direct taxation, indirect was clear that GST was going to come, but on the direct taxation, both corporate and personal income tax, quite a bit of suggestion about simplifying, reducing exemptions, bringing down the tax rates. अभी तक आम बजट फरवरी के आखिर में पेश किया जाता रहा है। इस बार रेल बजट भी आम बजट का ही हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अर्थशास्त्रियों ने आयकर दरों में कटौती करने और सीमा शुल्क दरों का वैश्विक स्तर पर लागू दरों के साथ तालमेल बिठाने की वकालत की। On the direct taxation, both corporate and personal income tax, quite a bit of suggestion about simplifying, reducing exemptions, bringing down the tax rates. Aligning the tax system to make India competitive with the international destinations. नीति आयोग की तरफ से आयोजित आर्थिक नीति भविष्य की राह विषय पर आयोजित परिचर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की राय भी सुनी। साथ ही साथ उन्हें कौशल विकास, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए तरीके अपनाने की सलाह भी दी। बैठक में अर्थव्यवस्था को कम नकदी वाली बनाने के लिए डिजिटलीकरण पर भी चर्चा हुई। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। इस बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इस दौरान ऐसे अध्यादेश पर मुहर लगाई जा सकती है जिसके तहत 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खबरों के मुताबिक सरकार इस तरह का अध्यादेश लाने की तैयारी में है। अध्यादेश के जरिए सरकार और रिजर्व बैंक की उस देनदारी के वादे को भी समाप्त किया जा सकता है जो इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मायावती ने माना कि 8 नवंबर से पहले पार्टी को मिला चंदा बैंकों में जमा कराया गया है। उधर बीजेपी ने पूछा कि ये चंदे की रकम है या फिर पैसा बदलने की कवायद। प्रमुख मायावती ने नोटबंदी के बाद पार्टी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा कराने का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह पैसा नोटबंदी से पहले का है। बीएसपी प्रमुख ने इस रकम को सदस्यता शुल्क का हिस्सा बताया। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। मायावती ने बीजेपी को अपने खातों की जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि नोटबंदी से 10 महीने पहले और बाद में बीजेपी ने कितनी रकम बैंकों में जमा कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की वजह से बीएसपी को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र की सरकार के लोग अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो बीएसपी व इसकी सर्वोच्च नेतृत्व की छवि को खराब व धूमिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि मायावती की ओर से नोटबंदी का विरोध करने की असली वजह सामने आ गई है। ये अवश्य सवाल उठता है और बहुत लाजिमी सवाल उठता है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया सामान्य सहयोग है या पैसा बदलने की कवायद है। नोटबंदी के बाद दिल्ली के करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए से अधिक जमा हुए हैं। इसी शाखा में मायावती के भाई आनंद का खाता भी है, जिसमें 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा हुए। पीटीआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को सामान्य जांच के दौरान इस रकम की जानकारी मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हम हैं इस वक्त गोवा में भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। फिल्मों का शानदार मेला, देश विदेश की फिल्मों की धूम, देखिए भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर हमारी खास पेशकश सिर्फ सभा टीवी पर। बिहार में न्यायिक सेवाओं की सभी बहालियों में अब 50% आरक्षण लागू होगा। राज्य कैबिनेट ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा और अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये व्यवस्था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्तियों के अलावा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्तियों में भी लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में न्यायिक सेवा की सभी नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया। नई व्यवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण तो पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग को भी 12% आरक्षण दिया जाएगा। नई व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी। सभी श्रेणियों में आरक्षण के भीतर आरक्षण के तहत महिलाओं को 35% और दिव्यांगों को 1% आरक्षण दिया जाएगा। अभी तक राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नौकरियों में 27% आरक्षण मिलता है। इसमें अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और ओबीसी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के चर्चित चिटफंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों को तलब किया है। सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पॉल को 30 दिसंबर तक सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। सीबीआई रोज वैली घोटाले के जिन मामलों की जांच कर रही है उनमें ये केस भी शामिल है। बंदोपाध्याय को सीबीआई ने पहले भी तलब किया था, लेकिन संसद सत्र होने का हवाला देते हुए उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। अब दोबारा तलब किए जाने पर बंदोपाध्याय ने जनवरी के पहले हफ्ते में पेश होने की बात कही है। रोज वैली चिटफंड घोटाले में 17,000 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला है। खेल मंत्री विजय गोयल ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का जीवन संरक्षक बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। फैसले पर हैरानी जताते हुए खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार को यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले की पूरी जानकारी भी मांगी है। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से दोनों को मैनेजमेंट की कमेटी से हटाया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपी सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को मंगलवार को चेन्नई में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की सालाना आम सभा में आजीवन अध्यक्ष बनाया गया है। This is totally unacceptable to us, as both are facing serious corruption and criminal charges against them. देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने चिंता जताई है। बेंगलुरु में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के 9वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि लोगों तक सामाजिक न्याय की पहुंच बनाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का मानना है कि कल्याणकारी कानूनों के लागू होने के 70 साल बाद भी भारत में सामाजिक न्याय की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। बेंगलुरु में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का एजेंडा अभी भी अधूरा है। Where then, ladies and gentlemen, do we stand on the ladder of equity? This is a question that citizens of the Republic can ask the state after 70 years of legislating welfare laws and adjudicating measures to deliver social justice. अमीर गरीब के बीच खाई का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आधे से ज्यादा संपत्ति 1% अमीरों के पास है, वहीं 10% अमीर करीब 3/4 संपत्ति के मालिक हैं। इसके विपरीत 30% गरीबों के पास सिर्फ 1.4% संपत्ति है। उपराष्ट्रपति ने लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा में अदालतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। It is crucial
to investigate carefully who benefits from the court. Who benefits from the court enforcement and under what circumstances judicial enforcement is likely to advance the broader realization of the rights and benefits those whose rights are most at risk. अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए उपराष्ट्रपति ने आर्थिक विकास के मानकों में बड़े बदलाव की वकालत की। साथ ही जाति व्यवस्था की वजह से दलितों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव पर बल दिया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि वैश्विक मानदंड अपनाने से देश का उत्पादन बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को विश्व निर्यात बाजार में प्रवेश करने की सहूलियत मिलेगी। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल लेक्चर में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया अगर आज होते तो समाज उनके विचारों और अनुभव का फायदा उठाता। इस मौके पर राष्ट्रीय बिरला को WTC अवार्ड 2016 से नवाजा गया। नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस का 77वां सत्र आज से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को इसे संबोधित करेंगे। राजधानी तिरुवनंतपुरम का केरल विश्वविद्यालय का करियावट्टम कैंपस 77वें नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार को इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के चोटी के इतिहासकार शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पैनल्स हैं। वैसे तो नॉर्मल सेशंस हैं, हमारे छह सेक्शंस में बटा हुआ है, जिसमें हम उम्मीद है कि तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग पेपर पढ़ेंगे 2.5 दिन के अवसर पे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 1200 हिस्टोरियंस एक जगह इकट्ठे होते हैं। सम्मेलन में इतिहासकार अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश और दुनिया के चोटी के इतिहासकारों के अलावा 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मंगलवार को आम लोगों के लिए आधुनिक भारत का नव निर्माण और धर्मनिरपेक्षता नाम से सत्र रखा गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया। नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस का ये 77वां सम्मेलन कई मायनों के लिए याद किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में न सिर्फ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात होगी, ऐतिहासिक मुद्दों पर बात होगी, बल्कि दलित चिंतन, वर्ड जैसे क्रिटिकल मुद्दे और कंटेम्परेरी मुद्दों पर भी इस सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी, जो इतिहासकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, त्रिवेंद्रम, केरल। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण पर चीन के बयान को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करता है और उसका मकसद सामरिक क्षमताओं के जरिए किसी देश को निशाना बनाना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ किया कि भारत दूसरे देशों से भी यही उम्मीद करता है। इससे पहले चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के जरिए खुद को घेरने के सवाल पर कहा था कि इससे दक्षिण एशिया का सामरिक संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। रक्षा बलों के लिए आधुनिकीकरण की योजना बना रहा भारत विकासशील देशों में हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। अमेरिकी कांग्रेस की शोध सेवा की ओर से जारी इस रिपोर्ट में सऊदी अरब सबसे ऊपर है। CRS अमेरिकी कांग्रेस की स्वतंत्र शोध शाखा है और इसकी रिपोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं माना जाता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जनवरी के आखिर में प्रक्षेपण यान PSLV C-37 से एक ही बार में रिकॉर्ड 83 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इसरो के अध्यक्ष AS किरण राव ने बताया कि हम जनवरी में प्रक्षेपण के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है। प्रक्षेपित किए जाने वाले 83 उपग्रहों में से 80 इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के हैं। 3 भारतीय उपग्रह कॉटसेट 2 सीरीज के हैं। भारतीय उपग्रहों में INS-1A और INS-1B भी है और इससे पहले इसरो ने जून में PSLV C-34 से एक ही मिशन में 20 उपग्रहों का कामयाब प्रक्षेपण किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नफरत फैलाने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जापान के साथ रिश्तों में कड़वाहट पैदा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जापान ने अच्छे और बुरे दौर में एक दूसरे का साथ दिया है, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ पर्ल हार्बर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सभी गिले शिकवे भुलाकर जापान के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अच्छे और बुरे दौर में एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने नफरत की राह पर चलने वालों को भी आगाह किया। The alliance between the United States and Japan
bound not only by shared interests but also rooted in common values, stands as the cornerstone of peace and stability in the Asia Pacific and a force for progress around the globe. वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दोनों देशों से मिलकर चुनौतियों का सामना करने पर जोर दिया। それは今までにも増して世界を覆う幾多の困難に共に立ち向かう同盟です。 1941 में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर जापान के हमले से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस हमले में 2300 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का ये पहला पर्ल हार्बर दौरा है। इस दौरान दोनों नेताओं ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन के शाबवा प्रांत में सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष में 40 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में यमन के 12 सैनिक शामिल हैं। यमन की सेना ने बहयान जिले में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। हूथी विद्रोहियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। यमन के कई हिस्सों पर हूथी विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है, जिन्हें पीछे हटने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देश हवाई हमले कर रहे हैं। इस संघर्ष में अब तक 7000 लोग मारे गए हैं। गुजरात के ओपनर समित गोहिल ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। समित ने ओडिशा के खिलाफ खेले गए मैच में नाबाद 359 रन की पारी खेली और वो आखिर तक आउट नहीं हुए। समित ने अपनी पारी में 45 चौके और एक छक्का लगाया। ये दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी ओपनर का बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। अपनी इस पारी की बदौलत गोहिल ने 117 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 1899 में सर के बॉबी एबल ने किंगस्टन ओवल मैदान पर 357 रन बनाए थे। और अब आखिर में हेडलाइंस। 1.5 महीने के भीतर कानपुर में दूसरा रेल हादसा। पटरी से उतरे सियालदा अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे, 2 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। नोटबंदी का 50वां दिन। विपक्ष ने कहा नकदी किल्लत दूर करने में नाकाम रही सरकार। प्रधानमंत्री का विपक्ष के खिलाफ आक्रामक तेवर। नीति आयोग की बैठक में इनकम टैक्स में कटौती का सुझाव। कहा कर ढांचे में बदलाव से विकास में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री ने गिनाए जल्दी बजट पेश करने के फायदे। बिहार में न्यायिक सेवा की सभी नौकरियों में 50% आरक्षण। कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सभी श्रेणियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर विवाद। खेल मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। कहा मंजूर नहीं है फैसला। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।